महर्षि विद्या मंदिर विद्यालय का छात्र एक युवा सांसद सदस्य की तरह अध्यक्ष महोदय के समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरा विषय है किसान बिल और मैं इस बिल के पक्ष में कुछ कहना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों पहले हमारी सरकार ने किसान के लाभ के लिए 3 बिल निकाले थे, जिसमें कि पहले बिल के अंतर्गत किसान अपनी उपज देश में कहीं भी किसी भी व्यक्ति किसी भी संस्था को बेच सकता है। यानी अब ज़रूरी नहीं है कि किसान अपनी उपज एपीएमसी मंडियों में ही बेचे। इससे किसानों का बहुत लाभ होगा, क्योंकि किसानों को अब एपीएमसी मंडियों द्वारा लगाए गए 8.5% के कर नहीं देना पड़ेगा। इससे किसानों को अपनी उपज पर भारी लाभ मिलेगा। दूसरे बिल के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं की भंडार वाली सूचियों से कुछ वस्तुएं हटाने की बात की गई है, जिसमें कि अनाज, दाल, खाद्य तेल, आलू, प्याज जैसी वस्तुएं आती हैं। इन सभी वस्तुओं को राष्ट्रीय आपदा और आंकलन जैसी विशेष परिस्थितियों में ही स्टॉक की सीमा में लाया जाएगा। तीसरे बिल के अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है, अर्थात कोई भी किसान किसी भी व्यापारी से बात करके, जिसके पास पैन कार्ड है, उससे अपनी फसल की बुआई से पहले ही अपनी फसल के दाम तय कर सकता है और तय दामों पर उन्हें बेच सकता है। इससे किसानों का जोखिम कम होगा और उन्हें खरीदार ढूंढने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इन सभी के साथ सरकार एक देश एक बाजार की भी बात कर रही है और किसानों की उपज को राष्ट्रीय स्तर पर लाने की बात की गई है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय गुरुदेव। मेरा नाम सतन चौधरी है। मैं महर्षि विद्या मंदिर का एक छात्र हूं और युवा संसद का एक सदस्य। मैं माननीय अध्यक्ष के सामने अपने भाव प्रकट करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत के अभियान की आड़ में भारत देश की आत्मा को किस प्रकार मारा जा रहा है, इसका ताजा सबूत इन तीनों नियमों से देखा जा सकता है, जो अभी किसानों के लिए या कहीं किसानों के विरोध में लाए गए हैं। ये किसान जब इन्हें खुद नहीं चाह रहे तो इन्हें क्यों जबरदस्ती हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। ये तीनों विधेयक अभी संसद में पास किए जा चुके हैं। आप जानते होंगे कि भारत की जीडीपी अभी -23.9% का गोता लगा के आ चुकी है और ये और भी नीचे जाती अगर कृषि क्षेत्र अपनी सहायता न देता। बदले में इन सरकार ने किसानों को क्या दिया? दिल को छलनी कर देने वाली ये तीनों नियम। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन साफ करते हैं कि कोई भी किसान इन्हें नहीं चाह रहा। परंतु क्या हुआ? इन सरकार ने जबरदस्ती इन निहत्थे और गांधीवादी तरीके से विरोध करने वाले किसानों को लाठीचार्ज या फिर जबरदस्ती दबाया गया, जो साफ दावा करता है कि सरकार खुद जानती है कि वो गलत है और उन्हें जबरदस्ती करनी पड़ेगी। उनमें जो पहला नियम था वो कुछ इस प्रकार कह रहा है कि अब किसान अपनी मंडी से बाहर जाकर भी अपनी फसल को बेच सकता है। पर इससे सच्चाई ये है, इससे केवल ये होगा कि बाहर जो दाम है वो बहुत नीचे गिर जाएंगे और जो मंडी है उसका अस्तित्व गिर जाएगा और सब बाहर जाकर अपने छोटे दामों पर अपनी फसलों को बेचेंगे, जिससे छोटे किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। यहाँ भी केवल बड़े उद्योगपतियों का ही फायदा हुआ है। वो बाहर तो किसानों की फसलों को बहुत सस्ते में खरीद लेंगे, पर जो छोटे किसान हैं, छोटे वर्ग के किसान हैं, उन्हें वहां भी नुकसान झेलना पड़ेगा। आखिरी में जो उन्होंने कुछ जो आवश्यक वो थी रुचि, उनमें से प्याज, आलू और ऐसी कई चीजें, अनाज को भी हटा दिया है। इसमें से होगा क्या कि बड़े बड़े उद्योगपति तो इन सब चीजों का स्टॉक बना के रख लेंगे, जो बाद में इन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचेंगे। पर किसान केवल किसान है, वो उद्योगपति नहीं है, वो इन सब चीजों को स्टोर करके नहीं रख सकता। भारत में ज्यादातर इस वर्ग के किसान हैं जो छोटे भूमि पर अपना काम करते हैं। अब वो छोटे वर्ग के किसान इतनी बड़ी फसलों को स्टॉक में नहीं रख सकते। यहाँ पर भी केवल और केवल जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका ही फायदा होगा, क्योंकि वो सस्ते में खरीद कर इन सब जरूरी चीजों को स्टॉक में रख लेंगे और बाद में आगे भविष्य में जाकर इन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचेंगे। Everyone, my name is Rimjhan Negi from Maharishi Vidya Mandir Public School. To address the respected speaker of the Youth Parliament, today I am talking in the favor of the Farm Bill 2020. The first question is why Indian farmers are poor? Because our farmers are price takers. Farmers buy input at retail price and sold their output in wholesale price. So in both cases, farmers are the price takers. So we all know about the conditions of the farmer.
By seeing the conditions of the farmer, the government introduced the Farm Bill 2020. The bill gives the direct contracting of the company or other to the farmer. While signing the contract, the price is decided, like rupees per kg of tomato was decided. After the harvest, tomatoes price falls rupees 10 per kg. Then the farmer will get 20 rupees even of that. Farmer can take money in advance and avoid taking loans. It is also happened before the law, but were supposed to register in the mandis, and mandis get a fee while company directly deal with the farmers and middlemen were removed. The bill also give the farmer freedom to sell their produce anywhere in the India, but does not allow them to trade in mandis. From other state, mandis come under the state government control, and farmers have to pay tax at mandis, which they do not pay in outside. Corporates and farmers have benefit from trading outside the mandi. Thank you. Honorable Speaker, I'm the member of this youth parliament, and I just want to place my opinion about these burning questions. Those are going on in our India, as well as which is that the farmer rules, 3 farmer rules, those have arrived in our constitution, and now, do you know, I am completely against them. And reason for my opposition is that, number one, I just want to say that these rules came in such circumstances where there were no proper organization of the parliament, where there was not a complete attendance of the parliamentary members, and in such cases, just they passed this rule. And if they have passed it, and finally, if the farmer of India, for which they had passed this constitution, and if they themselves are not accepting, then what is the need of this constitution? What is the need of these 3 rules? And if they themselves are not understanding? Okay, means the government is continuously saying that yes, means Indian agriculture has a lower outcome in GDP. Okay, it has really, it has. Means it produces only a quarter of our GDP. But they are saying that we will just push this lower level to a very high level. How is it possible? They are saying that through these rules, but in reality, nobody knows about their future. In this bill, the farmer himself is not clear about his future. What type of future will he have? He is unable to imagine it. What will be our condition for the future? Because why they are asking for the MSP bill? Why they are asking? Because it was their provision before before sowing the crop. They used to see that yes, this is the price we will surely get after our the crop. But now they are just saying that sell it anytime, sell it to any private people, private market. Okay, means then there is no any surety of the guarantee of MSP that yes, they will get this price. Okay, means if government is now saying that we will provide the guarantee, this will be in the continuity, but in written rules that is not granted to them. And this means firstly the government should try, if they really want to pass it. Firstly, means when in this country, this means the farmers are protesting and just sealing the borders as well as leading their procession. Means few are dying because of the cold. Because in reality, means winter has raised itself to a very high limit. Then in such cases, many farmers are dying because of the cool winter. And in reality is that means nobody is caring about it. So, means the biggest question is that firstly, if they are really interested just to have these rules, they should have to take all these rules in the right circumstances, with the right method, means with the consultation and with the consent of farmers. If they have passed this rule without their consent, and now they are just leading the procession. In order to respect the due spirit of the democracy, we will require it. We will have to look forward their interest. Okay, if the government is saying that we will make them understand, create the understanding among the farmers that yes, this rule will be beneficial to you. But recently, what do you think? Nowadays, they are leading procession, there is also a huge, big danger of the coronavirus spread. So, in such cases, if the condition of this country will get into ruin, who will be responsible? Nobody will be responsible. Nobody will take the blame. In reality, the blame will go to blame will be over these farmers. So I just want to say, if the government, I am completely in opposition, they should take them back
And reality, if they want to have this rule, there will be the future discussion, future consultation about all these matters, and finally we will have this rule or not. It will be decided about by just justifying and understanding the means opinion what the farmer really need. So this was all my opinion, and I just want to close my word. And this was all what I said, my honorable speaker. Thank you.